सारे के सारे साथियों को नमस्कार। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी की दुनिया में आप सारे के सारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन। लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं अपन। लास्ट टॉपिक का नाम है ब्लड प्रेशर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। आपके मेरे बीपी का रेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए दो मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होती हैं। एक होती है नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेशन, जो अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा रेगुलेशन होता है अपनी बॉडी में किडनी के द्वारा, जिसको अपन बोलते हैं रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जिसको अपन नाम देते हैं रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। किडनी के द्वारा किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है अपना बीपी। क्योंकि किडनी के द्वारा जो रेगुलेट होगा उसमें कुछ समय लगेगा, सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ blood pressure. It is also known as long term regulation of blood pressure. इसके अलावा यहां पर दो सब्सटेंस का बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है, रेनिन और एंजियोटेंसिन का। सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता। किस तरीके से अपनी किडनी के द्वारा रेगुलेट होता है रेनिन एंजियोटेंसिन या एंजियोटेंसिनोजन नाम का सब्सटेंस क्या होता है, इसको अपन डिस्कस करें। तो देखें, इसको अपन डिस्कस करें। सबसे पहले अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है किडनी। यूजुअल तौर पर जब भी किसी इंसान का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है तो किडनी उसको बढ़ाने के लिए क्या करे। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि इंसान का ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अच्छा, किडनी फ्लूइड वॉल्यूम को एब्जॉर्ब या रीएब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो यदि किडनी सोडियम और फ्लूइड को ज्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाए तो बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, और फ्लूइड वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो सीधा सा मतलब है इंसान का ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से बात करें, किसी पर्टिकुलर इंसान को डिहाइड्रेशन हो गया, किसी पर्टिकुलर इंसान को डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई। अच्छा, डिहाइड्रेशन का मतलब बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम का लॉस हो गया, और फ्लूइड वॉल्यूम का लॉस होने का परिणाम है बॉडी में डेवलप हो गया हाइपोवोलेमिया। बॉडी में डेवलप हो गया हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया डेवलप हुआ, फ्लूइड वॉल्यूम का लॉस हुआ, तो हार्ट में जाने वाले या पहुंचने वाले ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी, बोले तो वीआर कम हो जाएगी। जब वीनस रिटर्न कम होगा तो कॉमन सेंस की बात है कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम। और जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो इंसान का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, इंसान का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो किसी भी इंसान में डिहाइड्रेशन होने पर, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट होने पर इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करती है किडनी। देखो, नॉर्मली बहुत बार ऐसा हुआ होगा, अपन को एक आध बार डायरिया या वॉमिटिंग हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपको मुझे 2 बार वॉमिटिंग हुई। क्या 2 बार वॉमिटिंग होने के पश्चात अपना ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा।
अब वो यूरिन आउटपुट किस तरीके से कम हुआ, और आप एक दो बार वॉमिटिंग होने के बाद बीपी चेक कराओगे तो नॉर्मल मिलेगा, जबकि बॉडी से फ्लूइड बाहर निकला है तो बीपी कम होना चाहिए, बदलाव नहीं होता क्योंकि अपनी किडनी के द्वारा उसको मेंटेन कर लिया जाता है। कैसे किया जाता है वो आप समझे। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हुआ तो बॉडी में डेवलप हुआ हाइपोवोलेमिया, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हो गई, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो गया और इंसान का बीपी कम हो गया। अब यह बीपी किस तरीके से बढ़ेगा, तो देखें, जब भी किडनी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट होता है तो किडनी एक सब्सटेंस सीक्रेट करती है। इस सब्सटेंस का नाम है रेनिन। किडनी एक सब्सटेंस सीक्रेट करती है। यह कब सीक्रेट करती है, जब किडनी में हाइपोक्सिया या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट होता है तो किडनी एक सब्सटेंस सीक्रेट करती है जिसका नाम है रेनिन। अच्छा, रेनिन क्या होता है, सबसे पहले तो इसी पर चर्चा। व्हाट इज द रेनिन? अगर मैं आपसे पूछूं इट इज ए एंजाइम, इट इज ए हार्मोन या इट इज ए केमिकल मीडिएटर, तो यहां बहुत सारे साथी बोल रहे होंगे कि सर ये हार्मोन है, और पूरी उम्मीद की मैक्सिमम बोल रहे होंगे कि ये एंजाइम है। तो एग्जैक्टली अपन बात करें तो यह एक एंजाइम होता है। देखें, केमिकल फॉर्मुलेशन के आधार पर इसको हार्मोन में भी काउंट किया गया है, बाकी बेसिकली यह एंजाइम होता है क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैटालाइटिक होता है। यह एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कराता है। तो व्हाट इज द रेनिन? व्हाट इज द रेनिन? इसके लिए अपन लिखेंगे इट इज ए एंजाइम। इट इज ए एंजाइम, यह एक एंजाइम होता है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, रेनिन इज ऑल्सो नोन एज एंजियोटेंसिनेज। रेनिन इज ऑल्सो नोन एज एंजियोटेंसिनेज, इसको एंजियोटेंसिनेज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपकी मेरी किडनी से रेनिन का सीक्रेशन कब होगा? जब किडनी में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट होगा। जब किडनी में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट होगा। उसके अलावा अपन बात करें तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस आपके मेरे ब्लड में मौजूद होता है। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस आपके मेरे ब्लड में मौजूद होता है। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम है एंजियोटेंसिनोजन। इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम है एंजियोटेंसिनोजन। यह एंजियोटेंसिनोजन आता कहां से है, यदि इस पर अपन चर्चा करें तो इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर। यह एंजियोटेंसिनोजन कहां से आता है, तो आंसर है लीवर से आता है। और यह एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन होता है। यह एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन होता है, यह लीवर से आएगा। व्हाट इज द एंजियोटेंसिनोजन? यह अपने ब्लड में पाया जाने वाला सब्सटेंस है एंड दैट इज ए प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो एंजियोटेंसिनोजन होता है, जब इसको रेनिन मिलता है तो यह एक दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। तो रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में। और यह एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट आगे चल के कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। यह एंजियोटेंसिन फर्स्ट आगे चल के कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। और इसको फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम। उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम है ACE। ACE बोले तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ACE बोले तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम।
which has been secreted by pulmonary capillary, which has been secreted by pulmonary capillary और lungs। यह पर्टिकुलर एंजाइम कहां से सीक्रेट होगा, पल्मोनरी कैपिलरी से या लंग्स से। देखें शुरू से देखें, यहां पर तीन चीजें अलग अलग जगह से सीक्रेट हो रही हैं। इन पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। रेनिन का सीक्रेशन कहां से हुआ, रेनिन का सीक्रेशन कहां से हुआ, आंसर है किडनी से हुआ। क्यों हुआ जी, क्योंकि किडनी में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो गया। जब पूरी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट है तो किडनी में भी होगा, और किडनी में आने वाले फ्लूइड में कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली रेनिन सीक्रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेनिन, इट इज ए एंजाइम ऑल्सो नोन एज एंजियोटेंसिनेज। यह एंजियोटेंसिनेज एंजाइम या रेनिन लीवर से सीक्रेट होने वाले प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। यह एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स से सीक्रेट होने वाले एक एंजाइम की उपस्थिति में, जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब देखें ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड अपने पास बना, यह जो एंजियोटेंसिन सेकंड अपने पास बना, यह दो फंक्शन करता है। पहला फंक्शन तो यह है कि यह खुद एक पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है, यह खुद एक पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है। बोले तो ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। फंक्शन नंबर 2, यह एंजियोटेंसिन सेकंड स्टिमुलेट करेगा एड्रीनल को, स्टिमुलेट करेगा एड्रीनल को, स्टिमुलेशन ऑफ एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने की वजह से एड्रीनल से सीक्रेट होंगे एल्डोस्टेरोन, एड्रीनल से सीक्रेट होंगे एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का जो सीक्रेशन होगा, यह एल्डोस्टेरोन दो फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन नंबर 1, यह भी एक वेजो कंस्ट्रक्टर का काम करता है, और फंक्शन नंबर 2, यह सोडियम और वाटर का रिटेंशन कराता है, यह सोडियम और वाटर का रिटेंशन कराता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। और ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, बताओ वेजो कंस्ट्रिक्शन का परिणाम क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन का परिणाम क्या होगा, इंसान का बीपी बढ़ेगा। पढ़ लिया है अपन ने, ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नंबर 1, एक तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। नंबर 2 अपन बात करें, सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा है। इनके रिटेंशन का परिणाम देखें, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम रुकेगा, फ्लूइड वॉल्यूम रुकेगा तो वीनस रिटर्न बढ़ेगी, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम रुकेगा तो वीनस रिटर्न बढ़ेगी, वीनस रिटर्न बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो भी इंसान का बीपी बढ़ेगा। यानी यह बीपी को दो तरीके से बढ़ा रहा है, एक तो बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम को रोककर बढ़ाने का काम कर रहा है, और दूसरा ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन करा के बीपी को बढ़ा रहा है। तो लास्ट पेज से अपन ने शुरुआत की थी कि इंसान का बीपी कम हो गया, लास्ट पेज से अपन ने शुरुआत की थी कि इंसान का बीपी कम हो गया, और यहां पर आप देख रहे हैं इंसान का बीपी बढ़ गया। इस पेज में आप देख रहे हैं इंसान का बीपी बढ़ गया। अच्छा, बीपी कैसे कम हुआ था, गौर करो। डिहाइड्रेशन हुआ, बॉडी में हाइपोवोलेमिया, वीआर कम हुई, कार्डियक आउटपुट कम हुआ और बीपी कम हो गया। इधर देखो,
किडनी में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हुआ, किडनी ने एक एंजाइम सीक्रेट किया जिसका नाम है रेनिन, इट इज ऑल्सो नोन एज एंजियोटेंसिनेज। इस एंजाइम ने लीवर से सीक्रेट होने वाले एक प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग से सीक्रेट होता है की उपस्थिति में एंजियोटेंसिन सेकंड बनाया। एंजियोटेंसिन सेकंड की अपन बात करें तो यह खुद एक पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। बोले तो ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा जिससे बीपी बढ़ेगा। नंबर 2, यह एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन के लिए, और यह एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का रिटेंशन कराएंगे। सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने का मतलब है बॉडी में फ्लूइड रुकेगा, और बॉडी में फ्लूइड रुकेगा तो वीनस रिटर्न बढ़ेगी, और वीनस रिटर्न बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सोचो, किडनी ज्यादा मात्रा में सोडियम और वाटर का रिटेंशन कर रही है, और ज्यादा मात्रा में रिटेंशन कर रही है तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, रिटेंशन का मतलब रोक रही है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो निकलने वाले यूरिन की मात्रा या यूरिन आउटपुट पर क्या फर्क पड़ेगा? आंसर है कम हो जाएगा। तो बताओ, जब भी आपको डायरिया वॉमिटिंग होता है, जब भी आपको डायरिया वॉमिटिंग हुआ है, उस दिन पूरे दिन आप आपका यूरिन आउटपुट ऑब्जर्व करें, तो बताओ यूरिन आउटपुट आपको क्या मिलता है? तो आंसर आप दे पा रहे हैं कि सर कम हो जाता है। जब भी आपको डायरिया वॉमिटिंग होता है, आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। कम होने का कारण क्या है? आपकी बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और इसका एक्टिवेट होना जरूरी है, अदरवाइज तो 1-2 बार वॉमिटिंग होते ही आपका ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए किडनी के अंदर यह मैकेनिज्म चलती। इज दैट क्लियर? तो मेरे हिसाब से टोटली समझ में आ गया। 3 अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग जगह से सीक्रेट हो रहे हैं। रेनिन का सीक्रेशन हो रहा है किडनी से। What is the renin? It is a enzyme also known as angiotensinase. Angiotensinogen, it is a plasma protein secreted from liver. Angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzyme, it is a enzyme responsible to convert the angiotensin first into the second, and it is secreted from lungs. इस तरीके से एंजियोटेंसिन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम काम करता है। यहां पर आप देखें लास्ट में क्या परिणाम आपको मिल रहा है। लास्ट में परिणाम आपको मिल रहा है वेजो कंस्ट्रिक्शन और सोडियम और वाटर का रिटेंशन। वेजो कंस्ट्रिक्शन और सोडियम और वाटर का रिटेंशन। मेरे हिसाब से ये पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गई। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ के अपन पढ़ें। क्या यह मैकेनिज्म आपके शरीर में हमेशा चलती रहती है या केवल डिहाइड्रेशन होने पर चलती है? तो देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है हमेशा चलती, अभी भी चल रही है। आपके मेरे शरीर में अभी भी चल रही है। हां, डिहाइड्रेशन होगा तो यह एक्सेलरेट हो जाएगी, बोले तो बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, पर 24 घंटे चलती रहती। अब यदि मैं आपसे कहूं बिना डिहाइड्रेशन के यदि यह मैकेनिज्म चले, तो मेरी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं है और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म चल रही है। बिना कारण के यह मैकेनिज्म नॉर्मल से दुगनी गति से चले तो शरीर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो शायद आंसर दे पा रहे हैं आप कि सर बीपी बढ़ेगा, और तो क्या होगा? बिल्कुल सही है, बीपी बढ़ जाएगा इंसान का यदि यह मैकेनिज्म बिना मतलब के चले तो। और इंसान का बीपी बढ़ना बोले तो हाइपरटेंशन, यानी यदि यह मैकेनिज्म ज्यादा गति से बिना मतलब के चलने लग जाए तो इंसान को हाइपरटेंशन हो जाएगा। अब यदि किसी इंसान को हाइपरटेंशन है
किसी इंसान को हाइपरटेंशन है, उसके बीपी को कंट्रोल कर सकते हो क्या आप? यस। अगर इस मैकेनिज्म को बंद कर दें तो इंसान का बीपी कम हो जाएगा। अगर इस मैकेनिज्म को बंद कर दें तो इंसान का बीपी कम हो जाएगा। यस और नो? आंसर इज यस। इसका मतलब है हाइपरटेंशन वाले मरीज में, हाइपरटेंशन होने की स्थिति में एक ऐसी मेडिसिन या दवाई भी आती है जो इस मैकेनिज्म को बंद कर देती है। उस पर्टिकुलर दवाई का नाम है ACE इनहिबिटर। उस पर्टिकुलर दवाई का नाम है ACE इनहिबिटर। अगर इस मैकेनिज्म को बंद करने के लिए इस एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट कर दिया जाए तो ये आगे का पूरा प्रोसेस ही बंद हो जाएगा और पूरा का पूरा प्रोसेस और नहीं होगा तो वेजोडाइलेशन होगा और साथ में सोडियम और वाटर का रिटेंशन नहीं होगा। रिटेंशन नहीं होगा तो किडनी से एब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। तो यह पर्टिकुलर दवाई बॉडी की ब्लड वेसल को डायलेट करके, ACE इनहिबिटर, यह पर्टिकुलर दवाई बॉडी की ब्लड वेसल को डायलेट करके और बॉडी में एक्स्ट्रा मात्रा में फ्लूइड को शरीर से बाहर निकाल के इंसान के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो आगे जब मैं आपको हाइपरटेंशन पढ़ाऊंगा, हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो यह पर्टिकुलर दवाई का नाम भी आएगा। यहीं पर इसके बारे में जानकारी ले लें आप। इस पर्टिकुलर दवाई का नाम है ACE इनहिबिटर्स। इस पर्टिकुलर दवाई का नाम है ACE इनहिबिटर्स। देखें ACE इनहिबिटर, सबसे पहले दीज आर द ग्रुप्स ऑफ ड्रग विच आर कॉमनली गिवन फॉर द पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इस दवाई के इंडिकेशन क्या होंगे? कौन से मरीजों को यह दवाई दी जाती है? हाइपरटेंशन वाले मरीजों को। इस दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? देखें, यह दवाई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करेगी। इनहिबिट करने की वजह से आगे का प्रोसेस बंद होगा। आगे के प्रोसेस में वेजोडाइलेशन हो रहा था, यह दवाई का इस्तेमाल होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था। मैकेनिज्म को बंद करेंगे तो वेजोडाइलेशन हो जाएगा। मैकेनिज्म को बंद करेंगे तो वेजोडाइलेशन हो जाएगा, नंबर 1। साथ में सोडियम और वाटर को रोका जा रहा था। सोडियम और वाटर को रोका जा रहा था। अब क्या होगा? इसको बंद करके सोडियम और वाटर को ज्यादा बाहर निकाला जाएगा तो एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा किडनी से। एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। अच्छा, सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ेगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा। फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो बॉडी में VR कम होगी। VR कम होगी तो कार्डियक आउटपुट कम होगा और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को कम करने वाली पर्टिकुलर दवाई का नाम है ACE इनहिबिटर। देखो, वेजोडाइलेशन से भी क्या हो रहा है? बीपी कम हो रहा है और सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और वाटर के एक्स्ट्रा मात्रा में है उनको बॉडी से एलिमिनेट करने से भी ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। ACE इनहिबिटर के कॉमन एग्जाम्पल की बात करें, शायद ये दवाइयां आपने सुनी होंगी। कैप्टोप्रिल ACE इनहिबिटर में आती है। एनेलेप्रिल, यह भी ACE इनहिबिटर में आती। रेमिप्रिल, यह भी ACE इनहिबिटर के अंदर आती है। तो हाइपरटेंशन में दी जाने वाली दवाई होती है ACE इनहिबिटर।
माइल्ड सीएचएफ में भी इसको काम में लेते हैं अपन। यहां पर दो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1 कि जो प्रिल सफिक्स है वह कौन सी दवाइयों में लगाते हैं, PRIL, प्रिल। ऑप्शन में था बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग या ACE इनहिबिटर, और आंसर है ACE इनहिबिटर। लास्ट में प्रिल लग रहा है। इन दवाइयों को बंद कर देते हैं यदि इंसान में डेवलप हो जाए। तो देखें, इन दवाइयां चूंकि ACE इनहिबिटर को ACE इनहिबिटर है तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करती। अब ये जो पर्टिकुलर दवाइयां हैं एंजाइम को इनहिबिट करेंगी तो लंग्स के द्वारा सीक्रेट होता है। तो किसी किसी इंसान में इन दवाइयों से डेवलप हो जाता है ड्राई परसिस्टेंट कफ। इन दवाइयों से डेवलप हो जाता है ड्राई परसिस्टेंट कफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर विच इंडिकेट फॉर द स्टॉपिंग ऑफ ड्रग। कौन सा साइड इफेक्ट मरीज में आने लगे जिसकी वजह से इन दवाइयों को बंद करके दूसरी कैटेगरी की दवाई चलानी पड़े, तो आंसर है ड्राई परसिस्टेंट कफ। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कंप्लीट होता है। तो ये आपका 5वां और अंतिम टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के साथ साथ अपन ने एक दवाई भी पढ़ ली जिसका नाम है ACE इनहिबिटर। यह पर्टिकुलर दवाई हाइपरटेंशन में काम में लेंगे अपन, माइल्ड CHF में भी देते हैं। किस तरीके से काम करती है दवाई आपके सामने है। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ड्राई परसिस्टेंट कफ। इसमें सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं प्रिल। तो ये आपका 5वां और अंतिम टॉपिक कंप्लीट होता है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है ब्लड प्रेशर। पूरी उम्मीद की आपको पांचों के पांचों टॉपिक समझ में आए। हार्ट अपन पढ़ रहे थे। सबसे पहले कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट अपन ने पढ़ा। नॉर्मल ECG उसके साथ में पढ़ी, पहला टॉपिक। फिर एक हार्ट बीट कार्डियक साइकिल अपन ने पढ़ा। फिर हार्ट में पैदा होने वाली साउंड टॉपिक नंबर 3 अपन ने पढ़ा। फिर हार्ट से 1 मिनट में निकलने वाला ब्लड वॉल्यूम टॉपिक नंबर 4 बोले तो कार्डियक आउटपुट अपन ने पढ़ा। और 5वां और अंतिम टॉपिक अपन ने पढ़ा ब्लड प्रेशर, जो कि किसका प्रेशर है, आर्टरी की दीवार पर लगने वाला ब्लड के द्वारा प्रेशर, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। तो जितने भी क्वेश्चन थे सभी के सभी यहां डिस्कस हो गए। अब अपन को एनाटॉमी फिजियोलॉजी होने के बाद मेडिकल सर्जिकल पर आना है, और मेडिकल सर्जिकल अपन पढ़ें उसके अंदर एक और पर्टिकुलर पार्ट आएगा जो डिसरिथमिया वाला पोर्शन में पढ़ाऊंगा, तो उसमें नर्व का रोल आएगा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ाऊंगा तो नर्व का रोल आएगा। तो ये नर्व सप्लाई वाला पार्ट भी आपको आना चाहिए, किस तरीके से नर्व सप्लाई होती है। यहां आप थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्या हार्ट की भी नर्व सप्लाई होती है? यस, ब्लड वेसल की होती है, हार्ट की भी होती है। क्योंकि हार्ट को कि आप सोच रहे हो कि सर आप ही ने तो बताया ऐसे नोड चलाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने बताया, बट 60 से 100 पे ही तो चलाता है। दौड़ लगाते हो तुम्हारी हार्ट रेट 124 हो जाती है। ऐसे नोड को कौन बताएगा बढ़ाना है, कौन बताएगा सो जाते हो तो कम करना है। तो उसको कंट्रोलिंग तो नर्वस सिस्टम, हाँ नर्वस सिस्टम को काट दो तो भी हार्ट चलेगा, नर्वस सिस्टम को काट दो तो भी हार्ट चलेगा, बट इसकी भी नर्व सप्लाई होती है। क्योंकि हार्ट को भी बताने वाला चाहिए कि अब हार्ट रेट को बढ़ा दो, इंसान दौड़ रहा है, अब सो रहा है, उसको कम कर दो। तो हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट, इन सबको कंट्रोल करने का पैनल नर्वस सिस्टम के पास है। तो कौन कौन सी नर्व अपने हार्ट और ब्लड वेसल को सप्लाई करती हैं, ये अपन को पढ़ना है ताकि आगे और इजी हो जाए।
टॉपिक है अपना नर्व सप्लाई टू द हार्ट। नर्व सप्लाई हार्ट और ब्लड वेसल की। नर्व सप्लाई टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल। अब नर्व सप्लाई के अंदर अपन डील करें। देखिए, नर्व सप्लाई नाम आते ही दो चीजें हैं, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कोड। एक तो ब्रेन और स्पाइनल कोड, क्योंकि सारी की सारी नर्व सप्लाई यहीं से जनरेट होती है। दैट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दैट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो जितनी भी नर्व अपने हार्ट को या ब्रेन को सप्लाई होती है, वह ब्रेन और हार्ट को और ब्लड वेसल को सप्लाई होती है, वह ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकलती है। देखें किस तरीके से ये जो अपना हार्ट और ब्लड वेसल है, अपना हार्ट और ब्लड वेसल है, गौर करें आप, ऑटोनॉमस है। क्या आप मर्जी से हार्ट की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या मर्जी से बढ़ा सकते हैं? बैठे बैठे सोचो कि धड़कन बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी। किसी भाई को एंजाइटी न्यूरोसिस होगा तो जरूर बढ़ेगी, अदरवाइज तो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो यहां पर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के फाइबर सप्लाई होते हैं, यानी हार्ट और ब्लड तो फाइबर सप्लाई होते हैं वो एएनएस के होते हैं। एएनएस बोले तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एएनएस के दो डिवीजन हैं। एएनएस के दो डिवीजन हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिंपैथेटिक। एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिंपैथेटिक। देखिए, सिंपैथेटिक जो डिवीजन होता है यह स्टिमुलेशन का काम करता है बॉडी में। यह बॉडी में स्टिमुलेशन का काम करता है। और जो पैरासिंपैथेटिक डिवीजन होता है यह इनहिबिशन का काम करता है। शायद आप सभी को ज्ञान होगा कि सिंपैथेटिक को फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्ड भी कहा जाता है। सिंपैथेटिक को फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्ड भी कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट क्यों कहा जाता है? सोचें आप। बाई चांस आप जंगल में कहीं जा रहे हैं और शेर गलती से आपके सामने आ गया, या आप गलती से शेर के सामने आ गए, उस दौरान क्या होगा? स्टिमुलेशन या इनहिबिशन? आंसर है स्टिमुलेशन होगा जी। स्टिमुलेशन होने के दौरान कौन सा सिस्टम काम करेगा? सिंपैथेटिक डिवीजन काम करेगा। सिंपैथेटिक डिवीजन काम करेगा। उस दौरान आप क्या करोगे? तो आपका आंसर है कि सर हम क्या करेंगे, जो करना है अब तो सामने वाला ही करेगा। तो दो तरह के रेस्पॉन्ड जनरेट होंगे। बोले तो या तो लड़ोगे, मरता क्या ने करता, और या फिर वहां से भागोगे। तो लड़ना इसको अपन बोले फाइट और भागना इसको अपन बोले फ्लाइट। तो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्ड स्टिमुलेट हो जाता है, बोले तो किसके द्वारा? सिंपैथेटिक डिवीजन के द्वारा। जब आप दौड़ लगाते हो तो आपकी बॉडी में कैसा फंक्शनिंग हो रही है? स्टिमुलेशन। कौन काम कर रहा है? सिंपैथेटिक। जब आप सो जाते हो रेस्टिंग वाली अवस्था में क्या काम करता है? पैरासिंपैथेटिक। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हार्ट में दो तरह के फाइबर सप्लाई होंगे। हार्ट में दो तरह के फाइबर सप्लाई होंगे, एक तो सिंपैथेटिक फाइबर होंगे और एक पैरासिंपैथेटिक फाइबर होंगे। ये जो सिंपैथेटिक फाइबर हार्ट में सप्लाई होते हैं, ये जो सिंपैथेटिक फाइबर हार्ट में सप्लाई होते हैं या ब्लड वेसल को सप्लाई होते हैं, यह स्पाइनल कोड की थोरैकोलंबर ब्रांच से जनरेट होते हैं। ये जो पर्टिकुलर फाइबर निकल रहे हैं इनको अपन नाम देते हैं सिंपैथेटिक फाइबर। ये जो हार्ट में निकल रहे हैं
इनको अपन नाम देते हैं सिंपैथेटिक फाइबर। सिंपैथेटिक फाइबर आर जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कोड। अच्छा, ये जो सिंपैथेटिक फाइबर स्पाइनल कोड से जनरेट हो रहे हैं, यह हार्ट को सप्लाई हो रहे हैं और ब्लड वेसल को सप्लाई हो रहे हैं। ये जब स्टिमुलेट होंगे, सिंपैथेटिक फाइबर जब स्टिमुलेट होंगे तो स्टिमुलेशन का काम होगा। अगर मैं कहूं इनके स्टिमुलेट होने से हार्ट रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर है बढ़ जाएगी। कार्डियो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा, आंसर है बढ़ जाएगा। वीनस रिटर्न पर क्या फर्क पड़ेगा, आंसर है बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ेगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगी। कार्डियक आउटपुट पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा। बोले तो हार्ट के सारे पैरामीटर इंक्रीज हो जाएंगे जब जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से सारे के सारे पैरामीटर बढ़ जाएंगे हार्ट में। हार्ट रेट बढ़ेगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड वेसल में इसका क्या फर्क पड़ेगा, ब्लड वेसल में सिंपैथेटिक के स्टिमुलेट होने से ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। सिंपैथेटिक के स्टिमुलेट होने ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। देखो यहां एक समझने वाली बात और, आप यदि दौड़ लगाते हो, कौन सा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट स्टिमुलेट होता है? सर ये भी पूछने वाली बात है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होता है। अच्छा, जब आप दौड़ लगा रहे हो, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गई, ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, आपके हार्ट पर क्या फर्क पड़ रहा है? आपका हार्ट ज्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है? सर ये भी पूछने वाली बात, ज्यादा काम कर रहा है। दौड़ लगा रहे हो तो आपका हार्ट दुगना काम कर रहा है। सोचो, जब दुगना काम कर रहा है तो हार्ट की डिमांड बढ़ी या कम हुई? आंसर है कि सर बढ़ी। बिल्कुल सही कह रहे हो, हार्ट की डिमांड बढ़ी। अब हार्ट की डिमांड किसके द्वारा पूरी हो रही है? कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। अगर मैं यूं बोलूं कि कोरोनरी आर्टरी यहां सप्लाई कर रही है हार्ट को, और अभी अभी मैंने आपको बताया सिंपैथेटिक के स्टिमुलेशन से ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, तो कोरोनरी आर्टरी भी ब्लड वेसल है। अगर इसका वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, अगर इसका वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो सोचो हार्ट की ब्लड सप्लाई कम। बताओ, हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होगी तो हार्ट ज्यादा कैसे काम कर सकता है? इसका मतलब है मैं यह भी सही कह रहा हूं कि सिंपैथेटिक के स्टिमुलेट होने से सारी की सारी ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, परंतु कोरोनरी आर्टरी का वेजो डायलेशन होगा। दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी यहां पर अपन बोलेंगे सिंपैथेटिक जब स्टिमुलेट होगा तो ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। बिल्कुल सही है, पर भैया सिंपैथेटिक के स्टिमुलेट होने से हार्ट की एक्टिविटी तो बढ़ रही है, उसको खाना पीना भी तो ज्यादा चाहिए, इसलिए कोरोनरी आर्टरी का वेजो डायलेशन करता है सिंपैथेटिक डिवीजन। यानी इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल and it is also responsible for vasodilation of coronary artery. Also responsible for vasodilation of coronary artery. यह कोरोनरी आर्टरी का वेजोडाइलेशन भी कराता। इज दैट क्लियर? ये सिंपैथेटिक डिवीजन हो गया। आगे बढ़े, पैरासिंपैथेटिक की बात करें। देखिए, पैरासिंपैथेटिक के फाइबर
एराइज होते हैं वेगस नर्व से। पैरासिंपैथेटिक के फाइबर एराइज होते हैं वेगस नर्व से, जनरेटेड फ्रॉम ब्रेन। क्रेनियल नर्व है तो पैरासिंपैथेटिक के फाइबर जनरेट होते हैं वेगस से। द पैरासिंपैथेटिक फाइबर आर जनरेटेड फ्रॉम वेगस नर्व। और जब जब वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है, जब जब वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होगा या पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, तो ये जितने भी फंक्शन बढ़े थे, फॉर एग्जाम्पल हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड प्रेशर, ये सारे के सारे पैरामीटर कम हो जाएंगे। ये सारे के सारे पैरामीटर कम हो जाएंगे। देखिए, वेगस नर्व को शायद जानते होंगे आप। वेगस नर्व को आपके मेरे शरीर की हर जगह तो नहीं, एक आध जगह पढ़ा है मैंने, आवारा नर्व भी कहते हैं। सर ये क्या बात हुई, इतना भद्दा नाम दिया है। जी हां, इसको आपके मेरे शरीर की आवारा नर्व भी कहते हैं। क्या मतलब है आवारा का? जो कहीं भी कुछ भी करे, कहीं पर कुछ भी कर दे, कहीं अच्छा कहीं बुरा, अलग अलग तरह के कांड करे, वही है आवारा। आवारा इसलिए कहते हैं कि कहीं तो ये इनहिबिट करती है, कहीं ये स्टिमुलेट करती है, कहीं इससे सेंसरी फाइबर निकलते हैं, मोटार फाइबर भी निकलते हैं, और दोनों भी निकलते हैं। कहीं पर स्टिमुलेशन, कहीं पर इनहिबिशन, दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। अभी इनहिबिशन कहां करती है वो भी देखेंगे अपन। तो वेगस के फाइबर के स्टिमुलेट होने से सारे के सारे पैरामीटर कम हो जाएंगे। और वेगस जब स्टिमुलेट होगी तो जो बॉडी में ब्लड वेसल हैं, जो बॉडी में ब्लड वेसल हैं, उनका वेजोडाइलेशन होगा। बॉडी में जो ब्लड वेसल हैं उनका वेजोडाइलेशन होगा। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं जब आप सो जाते हो तो कौन सा सिस्टम स्टिमुलेट होता है, सिंपैथेटिक या पैरासिंपैथेटिक? तो आंसर है आपका कि सर पैरासिंपैथेटिक। बोले तो वेगस। इसका मतलब सोने के बाद आपकी हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बीपी सारे क्या हो जाएंगे? कम। आपकी ब्लड वेसल में क्या हो जाएगा? वेजोडाइलेशन। आपका हार्ट सोने के बाद ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा? तो आंसर है आपका कि सर कम काम करेगा। सोने के बाद हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे, हार्ट रेट कम हो जाएंगी, तो कम काम करेगा। जब काम कम करेगा तो इसको ब्लड सप्लाई भी कम चाहिए। तो जब बॉडी की बाकी वेसल का वेजोडाइलेशन हो रहा है तो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी का क्या हो बताओ? दौड़ लगा रहे हो तो हार्ट को ज्यादा ब्लड चाहिए, वेजोडाइलेशन। और आराम से सो रहे हो तो कम ब्लड चाहिए, क्या होगा? वेजोकंस्ट्रिक्शन। तो देखो यहां बोलेंगे अपन पैरासिंपैथेटिक या वेगस के फाइबर के स्टिमुलेट होने से बॉडी की ब्लड वेसल का वेजोडाइलेशन होगा, छोड़कर कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। यानी यहां बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी का क्या होगा? वेजोकंस्ट्रिक्शन। कोरोनरी आर्टरी का क्या होगा? वेजोकंस्ट्रिक्शन। पैरासिंपैथेटिक की वजह से कोरोनरी आर्टरी का वेजोकंस्ट्रिक्शन होता। तो ये ब्रेन हार्ट और ब्लड वेसल की नर्व सप्लाई हो गई। सिंपैथेटिक के फाइबर निकलते हैं स्पाइनल कोड से और पैरासिंपैथेटिक के फाइबर निकलते हैं ब्रेन से। ब्रेन में कौन सी नर्व से निकलते हैं? वेगस। सिंपैथेटिक के स्टिमुलेट होने से हार्ट के सारे फंक्शन बढ़ जाते हैं, स्टिमुलेटरी रेस्पॉन्ड आता है, इसको फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्ड भी कहा जाता है। और पैरासिंपैथेटिक या वेगस के स्टिमुलेट होने से हार्ट के सारे फंक्शन कम हो जाते हैं। ध्यान रखने वाली बेहद इंपॉर्टेंट बात कि सिंपैथेटिक के स्टिमुलेट होने से ब्लड वेसल का वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है
और पैरासिम्पैथेटिक के स्टिमुलेट होने से वेजोडाइलेशन होता है, बट कोरोनरी आर्टरी के मामले में उल्टा है। सिंपैथेटिक का स्टिमुलेशन कोरोनरी आर्टरी का वेजोडाइलेशन कराएगा और पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन कोरोनरी आर्टरी का वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। इज दैट क्लियर? तो ये तो हार्ट और ब्लड वेसल की नर्व सप्लाई हो गई। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं अपन और बात करें जीआईटी की। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, दैट इज अवर जीआईटी, डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम के भी ऑटोनॉमस फंक्शन होते हैं, मर्जी से थोड़ी कर सकते हो कि लो भाई स्टोमक जूस निकालो, लो भाई पेनक्रियाज जूस कम कर दो, अपने आप ही होते। तो इसको भी सप्लाई होते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के फाइबर, इसको भी सप्लाई होते हैं, इसको भी सेम सप्लाई होते हैं, सेम सप्लाई होते हैं। सिंपैथेटिक के फाइबर सप्लाई होते हैं, सिंपैथेटिक के फाइबर सप्लाई होते हैं जीआईटी को। कहां से सप्लाई होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। कहां से सप्लाई होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से सप्लाई होते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर भी सप्लाई होते हैं, सेम वेगस से सप्लाई होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर किससे सप्लाई होते हैं? वेगस से। सप्लाई लगभग समान है, पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर वही वेगस से हो रहे हैं और सिंपैथेटिक के फाइबर थोरेको लंबर के स्पाइनल कॉर्ड से हो रहे हैं। बट यहां पर एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज, अपन बात कर रहे हैं कि सिंपैथेटिक का स्टिमुलेशन या स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉज स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन बॉडी, और पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन का काम करता है। बिल्कुल सही है, सब पर लागू है, जीआईटी पर लागू नहीं, जीआईटी पर लागू नहीं है। देखो, पूरे जीआईटी में सिर्फ और सिर्फ दो काम होते हैं, पूरे जीआईटी में सिर्फ और सिर्फ दो काम होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? एक तो सीक्रेशन होता है, पूरे जीआईटी में एक तो सीक्रेशन होता है, दूसरा मूवमेंट होता है। जीआईटी में सिर्फ दो काम होते हैं, सीक्रेशन और मूवमेंट। अब वैसे अपन समझे तो अपन को ऐसा लगेगा सिंपैथेटिक के फाइबर दोनों चीजों को बढ़ाएंगे, स्टिमुलेशन है, और पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर या वेगस के फाइबर कम करेंगे। ऐसा होना चाहिए, बट होता नहीं, होता है इसका उल्टा। सिंपैथेटिक के फाइबर सीक्रेशन और मूवमेंट को कम करते हैं, सिंपैथेटिक के फाइबर सीक्रेशन और मूवमेंट को कम करते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर सीक्रेशन और मूवमेंट को बढ़ाते हैं। देखो, आ गया आवारा नर्व का कंसेप्ट। वेगस नर्व हार्ट में तो इनहिबिशन का काम कर रही है, अरे ये क्या हुआ, जीआईटी में स्टिमुलेशन का काम कर रही है। उल्टा होता है, हार्ट में तो इनहिबिशन का काम कर रही है और जीआईटी में स्टिमुलेशन का काम कर रही है, इसीलिए तो आवारा नर्व है। इज दैट क्लियर? तो यहां भी दो तरह के फाइबर सप्लाई होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक के वेगस से, सिंपैथेटिक के स्पाइनल कॉर्ड से, परंतु यहां सिंपैथेटिक के फाइबर का स्टिमुलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के सीक्रेशन और मूवमेंट को कम करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन सीक्रेशन और मूवमेंट दोनों को बढ़ाता है। इज दैट क्लियर? अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ लें, जो शायद आपको लाइफ लॉन्ग तक यह कंसेप्ट याद रहे। जैसे आप दौड़ लगा रहे हो तो आपके जीआईटी और कार्डियोवैस्कुलर पर क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले तो मुझे बता दो, दौड़ लगाते हुए दोनों में से कौन से सिस्टम को स्टिमुलेट करना चाहोगे?
सिंपैथेटिक को या पैरासिंपैथेटिक को? कौन से सिस्टम को स्टिमुलेट करना चाहोगे? क्या कर रहे हो आप? एक्सरसाइज कर रहे हो। किसको स्टिमुलेट करना चाहोगे? सिंपैथेटिक को। किसको स्टिमुलेट करना चाहोगे या क्या स्टिमुलेट होगा? सिंपैथेटिक। सोचो, दौड़ लगाते हुए सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हुआ, हार्ट में बढ़ेंगे भैया, हार्ट रेट बढ़ेगी, कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेंगी। जीआईटी में सोचो, बताओ, दौड़ लगाते हुए ड्राई माउथ हो जाता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हो रहा है, बताओ सीक्रेशन और मूवमेंट दोनों कम हो रहे हैं। ध्यान करो, आप दौड़ लगा रहे हो, खाना खाने के तुरंत बाद दौड़ लगा सकते हो क्या? पेट दर्द हो जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद पेट दर्द हो जाता है। क्यों हो जाता है? खाना खाने के तुरंत बाद जीआईटी को चाहिए जूस। अगर आप दौड़ लगाओगे तो बताओ सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो जूस का सीक्रेशन कम हो जाता है, तो इंडाइजेशन की समस्या डेवलप हो सकती है। तो देखो, एक्सरसाइज के दौरान सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, बीपी सब बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा। जीआईटी सीक्रेशन, ड्राई माउथ हो जाता है दौड़ लगाते हो, कम हो जाएंगे। सोने के बाद क्या होगा बताओ? सोने के बाद क्या होगा? क्या स्टिमुलेट करोगे? पैरासिंपैथेटिक। हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, बीपी कम हो जाएगा और जीआईटी के सीक्रेशन बढ़ जाएंगे। शेर सामने आ गया भैया आपके, यू आर गेटिंग फियर, डर लग रहा है आपको, क्या स्टिमुलेट करोगे? सिंपैथेटिक। बताओ, शेर के सामने आने पर क्या होता है? हार्ट रेट ज्यादा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा, बीपी ज्यादा, मुंह सूख जाता है, ओरल कैविटी ड्राई हो जाती है। ओरल कैविटी तो छोड़ो, पूरा जीआईटी ड्राई हो जाता है। डर में पूरा जीआईटी ड्राई हो जाता है। डर में क्या स्टिमुलेट होगा? सिंपैथेटिक। बताओ, जीआईटी के सीक्रेशन और मूवमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आप एंजाइटी में हो या सैडनेस ऑफ मूड में हो, उदासी में हो, क्या स्टिमुलेट होगा? एंजाइटी में क्या स्टिमुलेट होगा? फॉर एग्जाम्पल, अपना कोई रिजल्ट आए, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अपने हाथ में नहीं होता और अपन फेल हो जाए। बताओ, फेल होने के दौरान उस दिन क्या होगा? आपकी हार्ट रेट ज्यादा, बीपी ज्यादा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा, खाना खाओगे क्या? भूख लगेगी क्या? नहीं लगेगी। क्या स्टिमुलेट हुआ? सिंपैथेटिक। सारी चीजें बढ़ गई, जीआईटी के सीक्रेशन कम हो गए। जब कम हो गए तो भूख कैसे लग सकती? जब कम हो गए तो भूख कैसे लग सकती है? भूख कम हो जाएगी। आपका रिजल्ट आया पॉजिटिव, आप फूले नहीं समारे, बहुत खुश हो, बहुत बड़ी जंग जीत ली, बहुत बड़ा एग्जाम आपने फाइट कर लिया, नौकरी आपको मिल गई। सोचो, खुशी में रिलैक्स हो रहे हो, क्या स्टिमुलेट होगा? पैरासिंपैथेटिक। आपकी हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल है, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, रिलैक्स हो पूरी तरीके से। उस दिन 3 की जगह 4 चपाती खाएंगे अपन। क्या स्टिमुलेट हुआ? पैरासिंपैथेटिक। हार्ट के पैरामीटर क्या हो गए? कम। जीआईटी के सीक्रेशन क्या हो गए? बढ़ गए। बताओ, बढ़ गए तो भूख लगना कॉमन है, भूख लगना कॉमन है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से अपना सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का पैरामीटर काम करते हैं। इस तरीके से नर्व सप्लाई होती है। हार्ट और ब्लड वेसल की भी मैंने बता दी और साथ में आपको जीआईटी की भी बता दी। विद एग्जाम्पल शायद क्लियर हो गया। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी जान लें, जो अपन को डिस्कस करनी। देखिए, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नंबर 1,
आगे मैं आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ाऊंगा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले मरीज को जब अपन डिस्चार्ज करेंगे तो डिस्चार्ज के समय उसको लैक्सेटिव देंगे आने वाले 10 दिन के लिए। जब अपन डिस्चार्ज करेंगे तो उसको लैक्सेटिव देंगे। दिल का दौरा आया, छुट्टी कर रहे हैं, या लैक्सेटिव का क्या मतलब? यानी फिजिशियन होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि इस इंसान को कॉन्स्टिपेशन ना रहे। कॉन्स्टिपेशन और दिल का क्या संबंध है? संबंध है। सोचो, अगर इस मरीज को, जिसको कुछ दिन पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था, अगर इस मरीज को आने वाले 7 दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आने वाले 7 दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन रहे, तो जब यह इंसान डेफिकेट करने जाएगा तो शुद्ध हिंदी में बोलूं तो कॉन्स्टिपेशन है, ज्यादा जोर लगाएगा एलिमिनेशन के लिए। ज्यादा जोर लगाने का मतलब है वेगस का स्टिमुलेशन होगा। ज्यादा जोर लगाने का मतलब है कॉन्स्टिपेशन यदि इंसान को है, मूवमेंट बढ़ाने के लिए बताओ वेगस स्टिमुलेट होगी, ज्यादा जोर लगा रहा है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो सारी आर्टरी का वेजोडाइलेशन होगा, अभी पढ़ा है अपन ने। परंतु कोरोनरी आर्टरी का वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। कोरोनरी आर्टरी का क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन। सोचो, दिल का दौरा आया है 10 दिन पहले, क्या आप चाहते हो कि इसकी कोरोनरी आर्टरी में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो? क्या आप चाहते हो कोरोनरी आर्टरी में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो? बिल्कुल नहीं चाहते जी, बिल्कुल नहीं चाहते। तो कॉन्स्टिपेशन मत रहने दो, और ये नहीं रहने दो, इसके लिए क्या दे दो? लैक्सेटिव। तो आश्चर्य नहीं करना है आपको कि जो भी कोई पर्टिकुलर हार्ट का पेशेंट, उसको लैक्सेटिव दे रहे हैं तो वेगस के स्टिमुलेशन को कम करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि पेट में वेगस का स्टिमुलेशन ठीक है, मूवमेंट के लिए है, परंतु हार्ट पे तो इसका विपरीत प्रभाव है। अभी अभी पढ़ाए देखो, ये वेगस और ये कोरोनरी आर्टरी का क्या कर रही है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। क्या दिल का दौरा आने के 7 दिन बाद आप कोरोनरी आर्टरी का वेजो कंस्ट्रिक्शन कराना चाहोगे? नहीं, तो कम से कम अगले 10 दिन तक लैक्सेटिव खिलाएंगे उसको। अगले 10 दिन तक मरीज को लैक्सेटिव खिलाएंगे अपन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी अपन कोई ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने से आधे घंटे पहले या ईसीटी लगाने से आधे घंटे पहले अपन एक दवाई देते हैं जिसका नाम है एट्रोपिन सल्फेट। आपसे मैं पूछूं क्या क्यों देते हो भैया, तो आप सबको आंसर पता है कि सर सलाइवरी सीक्रेशन को कम करने के लिए, डिक्रीज सीक्रेशन। अच्छा, सीक्रेशन को क्यों कम करना चाहते हो? कि ऑपरेशन के दौरान सीक्रेशन होंगे तो कहीं एस्पिरेट नहीं हो जाए। ऑपरेशन के दौरान सीक्रेशन होंगे तो कहीं एस्पिरेट नहीं हो जाए। इस दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, यह दवाई वेगोलाइटिक होती, एट्रोपिन सल्फेट वेगोलाइटिक होती है। वेगोलाइटिक का मतलब है वेगस नर्व को ब्लॉक करती है। यह दवाई वेगस नर्व को ब्लॉक करती है। दिस ड्रग ब्लॉक्स द वेगस नर्व। वेगस नर्व को ब्लॉक करने वाली दवाई है। सोचो, वेगस नर्व ब्लॉक होगी, वेगस नर्व ब्लॉक होगी, इसका मतलब वेगस क्या काम कर रही थी? सीक्रेशन को बढ़ा रही थी। गौर करो, वेगस क्या काम कर रही थी? सीक्रेशन को बढ़ा रही थी। सीक्रेशन कम हो जाएंगे, दैट इज क्लियर। पर सोचो, वेगस ब्लॉक होगी तो हार्ट में क्या काम कर रही थी? हार्ट रेट को कम कर रही थी। हार्ट रेट को कम कर रही थी, इसका मतलब है वेगस ब्लॉक होगी तो हार्ट रेट बढ़ेगी।
अगर वेगस को ब्लॉक करोगे, तो वेगस हार्ट रेट को कम कर रही थी, तो इंसान की हार्ट रेट क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। इंसान की हार्ट रेट बढ़ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जब आप एट्रोपिन सल्फेट लगाते हो तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। एट्रोपिन सल्फेट लगाओगे तो इंसान की हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो क्या किसी ऐसे इंसान में, हार्ट के मरीज में, जिसमें हार्ट रेट कम हो गई है, अपन एट्रोपिन लगा सकते हैं? यस। और हार्ट रेट का कम होना, 60 से कम होना क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती? देखो आगे मैं डिसरिथमिया पढ़ाऊंगा, ये वाली चीज तुरंत आपको आंसर देना चाहिए। ड्रग ऑफ चॉइस इन साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देंगे? आंसर है एट्रोपिन सल्फेट। यानी एट्रोपिन सल्फेट से दिल की धड़कन या हार्ट रेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि यह दवाई वेगस नर्व को ब्लॉक करती है, और वेगस नर्व ब्लॉक होगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। वेगस नर्व ब्लॉक होगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? कारण समझ में आ रहा है? तो आगे मैं आपको साइनस ब्रेडिकार्डिया पढ़ाऊंगा और वहां पूछूंगा ड्रग ऑफ चॉइस बता दो, इसमें तो आंसर क्या देंगे आप? एट्रोपिन सल्फेट। देखो दोनों साइड काम कर दिया इसने। सीक्रेशन क्या हो गए? कम, क्योंकि वेगस जीआईटी में सीक्रेशन को बढ़ा रही है, और हार्ट वाली वेगस को ब्लॉक कर दिया तो हार्ट में वेगस क्या कर रही है? हार्ट रेट को कम कर रही है। इसका मतलब वेगस के ब्लॉक होती है, हार्ट रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जिस इंसान में हार्ट रेट पहले से कम है उसमें आप ये दवाई दे सकते हो। तो इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन साइनस ब्रेडिकार्डिया। इज दैट क्लियर? ये दूसरी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तीसरी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखिए, इंसान को डिसरिथमिया हो गया, इस भैया को इनको डिसरिथमिया हो गया। यहां है कैरोटिड आर्टरी। डिसरिथमिया होने पर एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर हो गया। आगे पढ़ेंगे अपन इस वर्ड को। हार्ट रेट 150 से 250 हो गई। वैसे ये स्टेबल है, अस्पताल में भर्ती, स्टेबल है, अस्पताल में भर्ती है मरीज। डॉक्टर साहब राउंड पर आए, उन्होंने देखा कि इसको टेकीकार्डिया हो रहा है बहुत ज्यादा। वैसे कोई सिम्टम नहीं। उन्होंने इसको बिठाया, ग्लव्स पहने, बाउल रखा इसके बेड पर और इसके माउथ में फिंगर डाली कि वॉमिट करो। माउथ में फिंगर डाली, मरीज वॉमिट करने का प्रयास किया, बोले तो गैग रिफ्लेक्स आया। एक बार फिंगर डालने के बाद ईसीजी कार्डियक मॉनिटर पे देख रहे हैं इसको टेकीकार्डिया को, सही हुआ। फिर दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया, 3 बार माउथ में फिंगर डाली, उसको जो हार्ट रेट थी वापस से नॉर्मल हो गई, 90 हो गई। 200-250 से 90 हो गई माउथ में फिंगर डाल के गैग रिफ्लेक्स इनिशिएट कराने पर। क्यों हो गई सोचो। यानी डॉक्टर साहब ने इस मरीज का हार्ट रेट जो बढ़ा हुआ था उसको कम कराने के लिए गैग रिफ्लेक्स इनिशिएट कराया। गैग रिफ्लेक्स इनिशिएट कराया। इसके इनिशिएट कराने की वजह से इन भैया की हार्ट रेट नॉर्मल हो गई। मेरा क्वेश्चन है क्यों हो गई नॉर्मल? माउथ में फिंगर डाल के जैसे ही गैग रिफ्लेक्स आया, मूवमेंट हुए। कौन करा रहा है मूवमेंट? वेगस। वेगस स्टिमुलेट हुई, वेगस स्टिमुलेट हुई जीआईटी की वजह से। बट सोचो हार्ट में उसका कैसा रोल है? इनहिबिटरी। पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर हैं, हार्ट रेट को कम कर दिया। वेगस स्टिमुलेट हुई और हार्ट रेट कम हो गई। तो कभी कभी डिसरिथमिया वाले मरीजों में जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाती है
तो अपन इस मेथड को भी अपनाते हैं। कौन सा मेथड अपनाते हैं? गैग रिफ्लेक्स इनिशिएट कराते हैं। कौन सा मेथड अपनाते हैं? गैग रिफ्लेक्स इनिशिएट कराते हैं। तो एक उसको ट्रीट करने का यह तरीका भी हो सकता है। तरीका नंबर 2, ये जो कैरोटिड आर्टरी मैंने बनाई है इसमें वेगस की बहुत सारी ब्रांच होती। अच्छा, डॉक्टर साहब ने माउथ में फिंगर डालकर गैग रिफ्लेक्स इनिशिएट कराया, बट हार्ट रेट नॉर्मल नहीं हुई। उसके बाद इस कैरोटिड आर्टरी की मसाज करेंगे। जो फिजिशियन है कैरोटिड आर्टरी की मसाज करते हैं और 5 से 10 मिनट तक मसाज करने के बाद इंसान की हार्ट रेट नॉर्मल हो गई। इंसान की हार्ट रेट नॉर्मल हो गई कैरोटिड आर्टरी में मसाज करने पर। यह क्या हुआ? कैरोटिड आर्टरी में पैरासिम्पैथेटिक या वेगस के मैक्सिमम फाइबर होते हैं, वेगस के मेनली। कैरोटिड आर्टरी में मसाज की तो वेगस स्टिमुलेट हुई। बताओ, वेगस हार्ट रेट को कम करेगी, इसकी वजह से हार्ट रेट जो बढ़ी हुई थी वो कम हो गई। तो आगे मैं डिसरिथमिया पढ़ाऊंगा तो उसके इलाज में कुछ ये भी पॉइंट आएंगे। साइनस ब्रेडिकार्डिया में कौन सी दवाई दोगे आप? एट्रोपिन सल्फेट। टेकीकार्डिया का इलाज क्या क्या कर सकते हो आप? गैग रिफ्लेक्स इनिशिएशन और कैरोटिड मसाज भी कर सकते हैं। गैग रिफ्लेक्स इनिशिएशन और कैरोटिड मसाज भी अपन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसके अलावा अपन बात करें, एमआई वाले मरीज को डिस्चार्ज के दौरान लेग्जेटिव देंगे। आश्चर्य तो नहीं होगा आपको? नहीं होगा सर, आश्चर्य होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां लेग्जेटिव देने का पर्पज है। कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज में वेगस स्टिमुलेट होगी तो कोरोनरी आर्टरी का वेजो कंस्ट्रिक्शन करा दे। इज दैट क्लियर? तो ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गई, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गई। और ये यहां पर जो लास्ट पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। देखें, शुरू से देख लें। यहां से पढ़ा है अपन ने रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जिसको लॉन्ग टर्म रेगुलेशन भी कहा जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी कहा जाता है। डिहाइड्रेशन हुआ और लास्ट परिणाम ब्लड प्रेशर कम हो गया। उसके अलावा अपन बात करें, ये पूरा का पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है। इसमें एक दवाई भी मैंने आपको पढ़ा दी जिसका नाम है ACE इनहिबिटर। उसके बाद नर्व सप्लाई डिस्कस की अपन ने, हार्ट और ब्लड वेसल की। तो पूरी नर्व सप्लाई में 2 तरह के फाइबर, देन एग्जाम्पल और देन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जो आगे आपके डिसऑर्डर में काम आने वाली। तो ये नर्व सप्लाई से संबंधित टॉपिक कंप्लीट होता है। बोले तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का टोटल पोर्शन क्लियर होता है आपका। यहां से स्टार्ट किया था, पीपीटी पर भी रिवाइज कर लें। रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑल्सो नॉन एज लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। देखें, डिहाइड्रेशन हुआ, हाइपोवोलेमिया हुआ, बीपी कम हुआ। ब्लड प्रेशर कम हुआ। जब किडनी में हाइपोवोलेमिया हुआ तो किडनी ने सीक्रेट किया सब्सटेंस रेनिन, इसे एंजियोटेंसिनेज भी कहा जाता है। यह एक तरह का एंजाइम होता है। फिर उसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजन, जो एक प्लाज्मा प्रोटीन है, लीवर से सीक्रेट होता है, यह कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। यह एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में जो लंग से सीक्रेट होता है, कन्वर्ट हो गया सेकंड में। सेकंड खुद एक वेजो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है, साथ में एड्रीनल को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन के लिए। और यह सीक्रेट होगा तो यह 2 काम करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करेगा और सोडियम और वाटर का रिटेंशन कराएगा, जिससे इंसान का बीपी बढ़ जाएगा। तो जो बीपी इंसान का कम हुआ है हाइपोवोलेमिया की वजह से,
किडनी में रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म चलने की वजह से वह नॉर्मलाइज हो जाता है। दैट इज द रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। दैट इज द रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। आगे बढ़े आप। इसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? एसीई इनहिबिटर, दवाइयों के बारे में जाना। देखिए, एसीई इनहिबिटर हेल्प टू रिलैक्स योर वेन एंड आर्टरी टू लोअर योर ब्लड प्रेशर। एसीई इनहिबिटर प्रिवेंट एन एंजाइम इन योर बॉडी। कौन सा एंजाइम? एसीई, जो एंजियोटेंसिन सेकंड को प्रोड्यूस करता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है? ए सबस्टेंस दैट नैरो योर ब्लड वेसल, जो आपकी ब्लड वेसल में वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। कौन कौन सी दवाई? कैप्टोप्रिल, एनेलेप्रिल, रेमीप्रिल, ये पर्टिकुलर दवाई है। तो एक तो क्वेश्चन ये आया कि प्रिल किस में लगाते हैं? एसीई इनहिबिटर में। वो अगला क्वेश्चन, इस दवाई का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ड्राई परसिस्टेंट कफ। यदि किसी इंसान को बीपी में ये वाली दवाई इस्तेमाल करने पर ड्राई परसिस्टेंट कफ रहने लग जाए तो इन दवाइयों को सामान्यतः बंद कर दिया जाता है। तो ये एसी इनहिबिटर। इसके बाद अपन ने टॉपिक पढ़ा नर्व सप्लाई टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल। देख लो, ब्रेन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से निकल रहे हैं सिंपैथेटिक के फाइबर हार्ट को और ब्लड वेसल को। ये स्टिमुलेट होंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? पढ़ लिया। और पैरासिंपैथेटिक के फाइबर वेगस से निकल रहे हैं। किससे जनरेट हो रहे हैं? वेगस से जनरेट हो रहे हैं। यहां पर सिंपैथेटिक का स्टिमुलेशन स्टिमुलेटरी इफेक्ट रखेगा हार्ट में, और वेगस का स्टिमुलेशन इनहिबिटरी इफेक्ट रखेगा। देखें, नर्व सप्लाई टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल। Autonomous fibers are supplied to the heart and blood vessel. Sympathetic nerve fiber, they are arised from thoracolumbar branch of spinal cord. The stimulation of sympathetic nerve fiber may cause increase in heart rate, increase stroke volume, increase force of contraction, increase cardiac output, increase blood pressure, वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, बट वेजो डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ये तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के फंक्शन है। देन पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर, स्टिमुलेशन ऑफ दे आर अराइज्ड फ्रॉम वेगस नर्व ऑफ ब्रेन। द स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व फाइबर में कॉज सब कुछ डिक्रीज, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर। और ब्लड वेसल का क्या करेगा? वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। और वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, वेगस का स्टिमुलेशन। देखें, ये पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है। वेगस का स्टिमुलेशन कोरोनरी आर्टरी का वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता। तो ये पैरासिंपैथेटिक के फंक्शन है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लो। देखिए, नंबर 1 पर लिखा है लैक्सेटिव शुड बी गिवन टू द पेशेंट ऑफ एमआई एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। व्हाई? टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या होगा? विच स्टिमुलेट द वेगस नर्व। ज्यादा जोर लगाएगा तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, विच रिजल्ट कोरोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्शन या स्पाज। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस इन साइनस ब्रेडिकार्डिया, कौन सी दोगे? एट्रोपिन सल्फेट। क्या काम है इसका? देखो, इट इज ए वेगोलाइटिक ड्रग विच ब्लॉक्स द वेगस नर्व, विच रिजल्ट इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड डिक्रीज द सीक्रेशन ऑफ जीआईटी। हार्ट रेट को बढ़ाने वाली दवाई और जीआईटी के सीक्रेशन को कम करने वाली दवाई। नेक्स्ट, थर्ड, गैग रिफ्लेक्स इनिशिएशन and carotid massage has been used to decrease the heart rate because it cause stimulation of vagus nerve, और वेगस स्टिमुलेट होगी तो इंसान की हार्ट रेट कम हो जाएगी।
तो यह सारे के सारे पॉइंट हो गए। अब ये लास्ट में एक चार्ट बना हुआ है, किस लिए बना हुआ है? देखिए, मैंने आपको डिपेंडेंसी समझाई, मैंने आपको डिपेंडेंसी समझाई कुछ पर्टिकुलर फैक्टर, जैसे कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो नॉर्मली सरकमस्टांस में कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा जब हार्ट रेट बढ़ेंगी, परंतु हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़े तो यह व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अगला मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब इसकी डिपेंडेंसी हार्ट रेट पर भी ये ही होनी चाहिए जो कार्डियक आउटपुट पर है, परंतु ये वाला नॉर्म कब लागू है? जब सारे के सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखा जाए, सारे के सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखा जाए। इसके कुछ सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं बॉडी में जहां पर सारे के सारे फैक्टर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, सारे के सारे फैक्टर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। जैसे अभी डिस्कस करें अपन, सारे के सारे फैक्टर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। एक्सरसाइज के दौरान हार्ट रेट, आंसर है बढ़ेंगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, मालूम है अपन को। सोने के बाद आफ्टर द स्लिप हार्ट रेट सर कम होंगी, कार्डियक आउटपुट कम होगा, इंसान का ब्लड प्रेशर कम होगा। क्लियर? डिहाइड्रेशन के दौरान, अब देखें यहां ट्विस्ट है, डिहाइड्रेशन के दौरान, हाइपोवोलेमिया के दौरान, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट के दौरान या शॉक के दौरान, डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया, शॉक, शायद आप 100% साथी आंसर देंगे कि सर कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर ये भी कम होगा। हार्ट रेट, डिहाइड्रेशन वाला मरीज अपने पास आया है तो हार्ट रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? डिहाइड्रेशन वाला मरीज अपने पास आया है तो इंसान की हार्ट रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, बताएं। अब यहां पर शायद माइंड में आ रहा है और आपने चेक भी किया होगा, इंसान की हार्ट रेट बढ़ जाती है। देखो यहां पर बढ़ने का कारण होता है कि सर वैसे तो आप समानुपाती बता रहे हो, यहां पर बढ़ जाती है। बढ़ना इसलिए है कि मेरी बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो मेरे इस टिश्यू को प्रॉपर मात्रा में परफ्यूजन नहीं मिल रहा। यहां से सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स को ले जाकर ब्रेन को बता रहे हैं कि कुछ करो भैया, हमें तो मिल ही नहीं रहा खाना पीना। ब्रेन इंपल्स भेज रहा है हार्ट को और हार्ट रेट को बढ़ा रहा है कि कैसे भी करके पहुंचाओ। तो बॉडी कंपनसेट कर रही है, बॉडी कंपनसेट कर रही है, फैक्टर को कांस्टेंट नहीं रखा जा रहा है तो कंपनसेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ रही है, कंपनसेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ रही है। अगली कंडीशन, यदि किसी इंसान में हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन है तो उसका बीपी, तो आंसर देंगे आप कि सर बीपी तो कम ही होगा, पूछने वाली क्या बात है। उसका कार्डियक आउटपुट भी कम होगा तभी तो बीपी कम है। उसकी हार्ट रेट, देखो हाइपोटेंशन है, कार्डियक आउटपुट कम है, टिश्यू को परफ्यूजन नहीं मिल रहा, टिश्यू ब्रेन से कह रहा है भैया कुछ करो, ब्रेन फिर कुछ कर रहा है, बोले तो हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। तो हाइपोटेंशन वाले मरीज में भी हार्ट रेट ज्यादा होंगी, हाइपोटेंशन वाले मरीज में भी हार्ट रेट ज्यादा होंगी। लास्ट, हाइपरटेंशन,
हाइपरटेंशन में बीपी कि सर क्यों पूछ रहे हो, पता है बढ़ा हुआ मिलेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ मिलेगा, तभी तो बीपी बढ़ा है। हार्ट रेट हाइपरटेंशन में हार्ट रेट, सोचो कि सर हार्ट रेट तो बहुत सारे साथी कह रहे हैं बढ़ेंगी, कुछ एक आध सोच रहे हैं कम होंगी। आंसर है बढ़ेंगी। कार्डियक आउटपुट ज्यादा है, ऑर्गन को ज्यादा ब्लड मिल रहा है, तो यार हार्ट रेट क्यों बढ़े? लॉजिक क्या है हार्ट रेट बढ़ने का? आंसर है हार्ट रेट बढ़ेंगी। वाई? तो देखिए यहां पर अपन दिमाग क्यों लगाते हैं कि यार कार्डियक आउटपुट ज्यादा है तो टिश्यू को परफ्यूजन ज्यादा मिल रहा है। चलो ठीक है, हाइपरटेंशन का मतलब होता है ऐसा नहीं केवल सिस्टोलिक बीपी का बढ़ना, डायस्टोलिक बीपी का बढ़ना भी। डायस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब है पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होने का मतलब बताओ, ऑर्गन का परफ्यूजन बढ़ा है या कम हुआ है? अपने बॉडी के ऑर्गन का परफ्यूजन बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है। और कम हुआ है तो शिकायत फिर ब्रेन के पास कि भैया कुछ करो, और ब्रेन कुछ करेगा का मतलब हार्ट रेट को बढ़ा देगा। तो चाहे हाइपोटेंशन हो उसमें भी बॉडी के ऑर्गन का परफ्यूजन कम हो जाता है। हाइपोटेंशन में परफ्यूजन कम हो जाता है और हाइपरटेंशन में भी कम हो जाता है। इज दैट क्लियर? दोनों अवस्थाओं में परफ्यूजन कम होता है। हाइपोटेंशन में क्यों कम होता है? कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से। हाइपरटेंशन में पीआर बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, और दोनों ही अवस्थाओं में हार्ट रेट बढ़ जाती। तो लास्ट ये चार्ट है अपना, जिसके अंदर यहां आपको बताया है कौन सी कंडीशन में हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर पर फर्क पड़ेगा। तो देखो, एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट रेट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कॉमन सेंस की बात है, नहीं पढ़ते तो भी आंसर आता। सोने के बाद, स्लिप के दौरान हार्ट रेट कम, कार्डियक आउटपुट कम, ब्लड प्रेशर भी कम। डिहाइड्रेशन के दौरान, शॉक के दौरान, देखो ये तीनों एक ही फैक्ट है। डिहाइड्रेशन हो गया, शॉक हो गया, हाइपोटेंशन हो गया। क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा तो हाइपोटेंशन होगा। इनके अंदर क्या परिवर्तन आएगा? तो डिहाइड्रेशन में कार्डियक आउटपुट कम, बीपी भी कम, परंतु हार्ट रेट ज्यादा। उसी तरीके से शॉक की अवस्था में भी कार्डियक आउटपुट कम, बीपी कम, परंतु हार्ट रेट ज्यादा, कंपनसेशन की वजह से। और हाइपोटेंशन में भी ये दोनों कम पर हार्ट रेट ज्यादा, क्योंकि बॉडी कंपनसेट कर रही। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म कुछ नॉलेज दी थी मैंने। बीएमआर कम हो गई, बीएमआर कम हो गई तो जरूरत ही क्या है यार बॉडी के ऑर्गन को? मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। देखो, हार्ट रेट कम, कार्डियक आउटपुट कम, ब्लड प्रेशर भी कम। किसी किसी में बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसके बढ़ने का कारण हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होगा, ओबेसिटी होगा, क्योंकि वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो ब्लड वेसल पर कोलेस्ट्रॉल जमेगा, जिससे पीआर बढ़ेगा। यह हाइपोथायरॉयडिज्म कारण नहीं होगा, इसकी वजह से तो बीपी कम होगा। नेक्स्ट कंडीशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, बीएमआर बढ़ गई, बीएमआर बढ़ गई। बीएमआर बढ़ने से क्या होगा? बीएमआर बढ़ेगी तो बॉडी के टिश्यू को ज्यादा जरूरत है, हार्ट रेट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। और लास्ट पॉइंट जहां गलती हो सकती है, हाइपरटेंशन, बीपी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कार्डियक आउटपुट ज्यादा है। कार्डियक आउटपुट ज्यादा है तो बॉडी के ऑर्गन को ज्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो हार्ट रेट तो कम होनी चाहिए। नहीं, गलत सोच रहे हैं, ज्यादा ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। आप केवल और केवल सिस्टोलिक पर दिमाग लगा रहे हैं। डायस्टोलिक भी तो बढ़ा है, और डायस्टोलिक बढ़ा है तो पीआर बढ़ा है, तो बॉडी के ऑर्गन को चाहे कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो, बट बॉडी के ऑर्गन को परफ्यूजन कम मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनसेशन होगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगी।
इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे सर्कमस्टांस हैं जो मेरे हिसाब से इन परिस्थितियों में क्या होगा, ये टोटली आपको क्लियर हो गया। तो इट इज द एंड ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इट इज द एंड ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ब्लड वेसल, उनकी स्टडी और हार्ट, और जो जो पॉइंट अपने मेडिकल सर्जिकल में आने वाले हैं उस सारे के सारे पॉइंटों की नॉलेज मैंने आपको दे दी। अब इसको अपन ने डिटेल वे में डिस्कस किया है। आगे जब आप डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना डिटेल में डिस्कस करने का पर्पज क्या था, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो एक हद तक इजी होती है, पर जो वास्तविक समझने में टिपिकल है वो मेडिकल सर्जिकल होती है। तो यहां इस पूरे पोर्शन में मैंने कम से कम 30% पोर्शन मेडिकल सर्जिकल का अटैच करके आपको बताया है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जब अपन डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। अब मैं आपको हाइपरटेंशन पढ़ाऊंगा तो वहां मुझे बताना पड़ेगा हाइपरटेंशन बढ़ने के दो ही कारण है पैथोफिजियोलॉजी, या तो कार्डियक आउटपुट बढ़ गया या पीआर बढ़ गया। अब क्या होते हैं अच्छे से डिस्कशन हो गया तो वहां बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो अल्टीमेटली ये जो पोर्शन अपन ने इतने लेक्चर में पढ़ा है उसका बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में डिसऑर्डर्स की क्लास में मिलने वाला है। तो इट इज द एंड ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पर डील करें। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक एवरेज अपन माने तो 6 से 10 क्वेश्चन के समथिंग आते हैं। कई एग्जामों में इसका वेटेज 25 क्वेश्चन तक गया, जहां पर 5-5 तो ईसीजी के डायग्राम तक आए, 5-5 डायग्राम ईसीजी के भी आए हैं आपके एग्जाम में। तो 25-25 क्वेश्चन तक का वेटेज इस पर्टिकुलर टॉपिक का हो जाता है। तो 6 से 10 तो अमूमन मिलते ही मिलते हैं, बाकी 15, 20 और 25 तक भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए। पूरी कोशिश होगी जिस तरीके से एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको समझ में आई उसी तरीके से या उससे भी बेहतर तरीके से आपको मेडिकल सर्जिकल पर भी कमांड हो, और जिस तरीके से अलग अलग पार्ट में आप अलग अलग उपाधि प्राप्त करते हैं, तो यहां भी एक उपाधि आपको मिलेगी कार्डियोलॉजिस्ट की। सारे तरह के इन्वेस्टिगेशन अपन यहां डील करेंगे और वहां पर आप इतने कंपिटेंट हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है कि किसी की भी रिपोर्ट को देखकर आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालने में सक्षम हो। तो इट इज द एंड ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे मेडिकल सर्जिकल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया बट कंप्लीट करना जरूरी था, तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।